नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनावी धांधली को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें ईवीएम को लेकर आ रही हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे ये बात खुल रही है कि चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक तरीके आजमाए जा रहे हैं। इनमें से एक है मतदाता सूचियों को इस तरह से बनवाना कि एक पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इस संबंध में पहले ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शिकायतें कर चुके हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के मामले में आरोप लगाए गए थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 के आसपास मतदाताओं का खेल किया गया है। मतदाता सूचियों में दो तरह से छेड़छाड़ करके धांधली करने की शिकायतें आ रही हैं। एक तो दूसरे दल के मतदाताओं को चुन-चुन कर मतदाता सूची से बाहर करना और दूसरे बहुत सारे फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाना ताकि उनके नाम पर फर्जी वोट डलवाए जा सके। महाराष्ट्र में 5 महीनों के अंदर करीब 47 लाख वोट बढ़ने की को इसी धांधली से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने भी मतदाता सूचियों में फेरबदल के सबूत पेश किए हैं। उन्होंने दिल्ली की शाहदरा सीट का उदाहरण देते हुए कहा है कि बीजेपी ने मतदाता सूचियों से नाम हटाने के लिए 11,000 आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों में से मतदाताओं के नाम उनके न होने का कारण देते हुए हटाने के लिए कहा गया बीजेपी की ओर से, लेकिन अव्वल तो वे आपके वोटर थे जिनके नाम हटाने को कहा गया था और दूसरे वो कहीं नहीं गए थे, वो वहीं पर रह रहे थे। अब सवाल उठता है कि अगर चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये हो रहा है जैसा कि केजरीवाल का दावा है, तो फिर चुनाव और वोट डालने से पहले ही धांधली का इंतजाम किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में बदलाव के जरिए एक पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। अब सवाल उठता है कि सचमुच में ऐसा हो रहा है या नहीं? और अगर हो रहा है, तो विपक्षी दल कर क्या रहे हैं? सवाल चुनाव आयोग की भूमिका का भी है। क्या वो पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल को चुनाव जिताने के लिए हर तरह की तिकड़में कर रहा है? आज की चर्चा इन्हीं सब सवालों पर केंद्रित रहेगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीनू जैन और आशुतोष जी हैं हमारे साथ, जो कि सत्य हिंदी के संस्थापक, संपादक भी हैं और हमारे साथ हैं अरुण अग्रवाल, जो लगातार चुनावी धांधलियों के खिलाफ बोल रहे हैं और उसके खिलाफ एक मुहिम का वो हिस्सा हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ने ये जो दावा किया है, मतलब दावे तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने जैसे एक पूरी तैयारी की और पूरे सबूत के साथ आए और उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरह से मतदाता सूचियों में हेर-फेर किया जा रहा है। क्या ये बीमारी इतनी बड़ी हो गई है कि अब चुनाव पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई है? मुकेश जी, इसके इस चीज के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि हर विधानसभा क्षेत्र में या हर लोकसभा चुनाव में या जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो प्रतिद्वंदी पार्टियां होती हैं वह एक दूसरे के जो उनके समर्थक वोटर होते हैं जिनको मानते हैं कि ये उनको नहीं दूसरी पार्टी को वोट देंगे, उनके वोट कटवाने का काम वो करते हैं। ये एक रेगुलर सी बहुत ही स्टैब्लिश्ड एक तरीके से हम कहें परंपरा है। कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, कुछ लोग एब्सेंट तरीके से करते हैं। लेकिन अब इसको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उनके पास डेटा बहुत स्ट्रांग डेटा रहता है और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा, एक एक बूथ का डेटा उनके पास लगभग उपलब्ध रहता है और वो लगातार इस बात को ट्रैक करते रहते हैं कि कितने लोग उनके समर्थन में, कितने लोग समर्थन में नहीं, तो उसको सिस्टमेटिकली वो करते हैं इस बात को लेकर। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब विपक्षी पार्टियों को इस बात का अंदाजा है तो पहले इस सवाल को इतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं उठाया। अभी महाराष्ट्र का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपना डेलीगेशन भेजा और उनसे जो बात कही है उसमें साफ तौर पे कहा कि 45 लाख नए वोटर उसमें जुड़े हैं और इसके साथ साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 जो महाअघाड़ी के जो जो समर्थक थे उनके वोट काटे हैं, यानी 10,000 प्रति हर विधानसभा में कटे जो समर्थक थे अघाड़ी के और अलग से 45 लाख जुड़े। तो जब इन लोगों ने डेलीगेशन जब इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इलेक्शन कमीशन ने माना कि तकरीबन 27-28 लाख नए वोटर जुड़े हैं। अब ये नए वोटर क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, 5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कहां से आ गए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं हम इसकी जांच कराएंगे।
मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिकली बीजेपी और उनके समर्थक दल इसको एक साइंस के तौर पर उन्होंने डेवलप कर लिया है और वो इसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अ, इसलिए मुझे लगता है कि इस पे गहरी पड़ताल की जरूरत है और इस पे समस्त विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है उसकी उनकी बातों को मैं गंभीरता के साथ लेता हूं, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत थॉरली करते हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को भेजा होगा इलेक्शन कमीशन, और जो बूथ जो बूथ वाइज जो रिपोर्ट होगी उसको टैली कराया होगा और उसके आधार पर उन्होंने किया होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब विधानसभा यूपी के चुनाव हो रहे थे तो मेरा और मेरी पत्नी का नाम गायब था और सबको मालूम है कि मैं जो है वो बीजेपी का समर्थक नहीं हूं। उसके बाद मैंने रात को करीब अगले दिन मुझे वोट देना था और मैंने रात को जब हंगामा उस पर शुरू किया तो पहले तो मुझे बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गलती होगी, आपके घर आया होगा, कोई नहीं आया होगा, ठीक नहीं हो सकता, कुछ इस तरीके की बातें की। तो मैंने लोकल बीएलओ को फोन किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फोन किया, फोन करके कहा कि अगर आप मेरा नाम नहीं ऐड करेंगे तो मैं बवाल काट दूंगा और मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, मैं पिटीशन करूंगा इसके ऊपर। आप यकीन मानिए कि अगले 10 मिनट के अंदर सब ठीक हो गया, सब कुछ बिल्कुल सेम वेबसाइट पे मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम वहां पे आ गया। तो इसमें वोटरों को भी सजग होने की जरूरत है, लेकिन अब मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से कन्विंस हूं कि सिस्टमेटिकली इस काम को किया जा रहा है और साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है और उन तमाम लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जिनके नाम जो बीजेपी के समर्थक नहीं है या जिनके बारे में ये उनको आशंका होती है कि ये उनको वोट नहीं देंगे। अब इसको विपक्षी जी पार्टियां कैसे लेती हैं ये उनको समझना होगा और उनके कार्यकर्ताओं को भी उसी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। जी अरुण जी, आप इस साइंटिफिक रिगिंग को कैसे देख रहे हैं? आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये सवाल हरियाणा चुनाव से भी उठा था और पहले भी उठता रहा है। मतलब हर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव मतदाता सूचियों में धांधली की जाए, दूसरे के वोट कटवा दिए जाएं, फर्जी नाम जोड़ दिए जाएं, उनके नाम पर फिर वोट डलवा दिए जाए। ये हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या अब ये इस स्तर पर पहुंच गया है कि किसी कंस्टिट्यूंसी का फैसला ही उसके आधार पर करवाया जा सकता है? जी मुकेश कुमार जी, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं कि ये इससे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला इधर से उधर हो सकता है और मैं आशुतोष जी की भी इस बात से सहमत हूं कि ये टारगेटेड एंड साइंटिफिक रिगिंग है। अब आप इस बात को थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखिए। 5 दिन पहले हमने एक दूसरे चैनल पर ये फॉर्म 7 जब सप्पल ने ये एलिगेशन लगाया कि 10,000 वोट कटे हैं तो हमने उसमें कुछ रिसर्च करके ये फॉर्म 7 जो आपने अभी डाला है उसको हमने निकाला और उसमें हमने ये देखा कि किसी भी थर्ड पार्टी को राइट है कि वो मेरा वोट जो है वहां से उसको डिलीट करा दे और ये राइट जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया है और ये राइट जो है पूरा धांधलीबाजी का राइट है कि ये मामला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मामला हर एक वोटर का है कि आपने मेरा वोट चुराने का राइट थर्ड पार्टी को क्यों दिया। और इसमें लिखा हुआ है कि एनीबडी, मतलब आप अप्लाई करके कि ये आदमी यहाँ का वोटर नहीं है और उसमें ग्राउंड खाली टिक करना है। एक ग्राउंड है कि वो मर गया, दूसरा अगर मर गया तो अगर काटे ना काटे वो वोट देने तो आएगा नहीं। वैसे बहुत लोग जो है इंतजार करते हैं कि उनके जो मरे हुए लोग आए तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए, वरना लाइटर नोट। उसके बाद एक ग्राउंड है कि अंडर एज है तो वो भी आधार कार्ड से मिलेगा, वो सिटीजन नहीं है, वो एक अलग ग्राउंड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि शिफ्टेड नॉट प्रेजेंट, उसको ये टिक कर देते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि प्रोसीजर जो है कि उसको अपना नाम और ये सब डिस्क्लोज करना है और वो डिस्क्लोजर करके वो जो चुनाव आयोग को जो वहां पर रजिस्टर है इसका इलेक्शन का, वहां पे वो देता है। तो एक नोटिस उसको जो जिसका नाम डिलीट होना है उसको जाती है और दूसरा कि बूथ ऑफिसर जो कंप्लेनेंट है जिसने ये दिया है उसके साथ उसको उसके घर पे जाना है और वेरीफाई करना है कि वो वाकई शिफ्ट किया कि नहीं। अब मैं मुकेश जी आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपको अगर अपना वोट इंक्लूड कराना हो और फॉर्म 6 भरना हो तो उसमें जो है
महीनों क्या सालों लग जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। अगर बिल्कुल। आपका नेबर कर गया तो क्या आपको इतनी फुर्सत है कि फॉर्म भरेंगे, वहां जाएंगे और फिर वो बूथ ऑफिसर के साथ उसके घर जाएंगे और बूथ ऑफिसर खाली होगा, जनरली हाफ द टाइम वो आंगनवाड़ी वाले होते हैं। तो जब ये 500,000 रुपए में वोट खरीदते हैं तो उसको बल्क 200 रुपए के भाव उन्होंने दे दिया, सारा वोट कट गया। अब ये जब तक बिलो द रेडार 10, पहले तो ये फॉर्म होना ही नहीं चाहिए। हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन गिव अ थर्ड पार्टी द राइट टू हैव माई वोट डिलीटेड? इलेक्शन कमीशन अपने मेहनत से करे, ये सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, ये वो नहीं कर सकते। और ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। और ये बात सही है कि सब यूज करते हैं, कम करते हैं, बेसी करते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये गए और लास्ट मोमेंट पर जो समर्थक है वो उसको डिलीट करा दिए। अब वो पन्ना प्रमुख है, उसको सब मालूम है, आजकल पन्ना प्रमुख को भी 5-10 हजार रुपए महीने मिलते हैं, तो वो भी खुश। और ये जाते हैं वहां पे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर बूथ पर जितना है वो अपना डिलीट। अरविंद, ये जब हमने किया करीब 5 दिन पहले, तो अरविंद हमको पूरा बहुत पुराना जानते हैं, जो खुलासा वगैरह करते थे वो मेरा ही लिखा होता था, तो वो जानते हैं कि ये जो बोलता है बोलेगा वो सही बोलेगा। तो उसने क्या किया कि उसका जो है पूरा छानबीन किया और उसके बाद उसने लोगों को खड़ा कर दिया और वो नंबर दिखा दिए कि वो बूथ पे नहीं है। अब उससे क्या होगा, और एक चूंकि, और उसके पहले इसने जो है हाउस में ये डिक्लेयर किया कि मैं ये खुलासा करना चाहता हूं, तो उसको उसमें महारत है कि हाउ टू मेक एन एक्सपोजे, तो उसने वो सब किया। तो अब ये जो है फॉर्म 7 जो है चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गया। फॉर्म 7 जो है 4 तरह की रिगिंग होती है, 3 तरह की मेन। एक है प्री पोल रिगिंग, एक है ड्यूरिंग द पोल रिगिंग और एक है पोस्ट पोल रिगिंग। तो प्री पोल रिगिंग है ये एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोट्स का वो है। ड्यूरिंग द पोल है कि एसएलयू में आपने गड़बड़ कर दी, या वोटिंग जब खत्म हो गई तो ऑपोजिट साइड के आपने प्रतिद्वंदी के पोलिंग बूथ एजेंट को आपने मिला लिया और जो वोट नहीं गिरे हैं उसमें आपने जो है वो, इसीलिए 3-4 घंटे लगते हैं इनको अपडेट करने में, आपने जो है वोट गिरवा लिए। पोस्ट पोलिंग में है कि वो ईवीएम बदल दी, इसीलिए आपको 99% चार्ज उसका वो मिलता है बैटरी का। तो ये 3 मेथड। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कि ये बिलो द रेडार होता था, लेकिन जब आपने 10,000 जैसे गुरदीप सप्पल ने एलिगेशन लगाया, तो दैट बिकम्स इफेक्टिवली 5% ऑफ द वोट। अब 5% ऑफ द वोट अगर डिलीट करा दिए अपने अपोनेंट के, तो इफेक्टिव स्विंग तो 10 हो गया कि उनका वो की और इधर आपने ऐड कराए, तो वो 5% में तो पूरा चुनाव इधर से उधर हो गया। तो ये बड़ा इफेक्टिव वेपन था, कितना बड़ा हो रहा था ये हम लोगों को नहीं मालूम था। हाँ, और अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे अच्छा काम किया, तारीफ भी करेंगे, कि उसने, ये हमें भी नहीं मालूम था, कि उसने ये दिखाया कि ये देखिए ये भाजपा के लेटर हेड पे है फॉर्म 7। अब जब भाजपा के लेटर हेड पे फॉर्म 7 है और वो सारे नंबर्स ज्यादा हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्लेस टू हाइड। इसीलिए आप देखते हैं वो बड़ा सर्जन, क्या नाम है, संबित पात्रा, वो चुप है। कोई भी भाजपा का आदमी, वो निशिकांत दुबे, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुनाव आयोग भी नहीं बोल रहा है, बिकॉज दे आर ऑल को कॉन्स्पिरेटर्स। और ये पेपर ट्रेल मिल गया। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है एज ए वोटर, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कि जितने फॉर्म 7 हैं और जिन लोगों ने उसको भरा है सबका आप नाम पब्लिक करिए, क्योंकि दे हैव, कानून में तो इलेक्शन कमीशन के तरफ तो केवल फाइन और 1 साल की जेल है, कौन परवाह करता है कानून। और एक एक आदमी, देखिए अगर हमको 11,000 वोट डिलीट कराने हैं तो हमको 11,000 आदमी तो घपलेबाज नहीं मिलेंगे, तो एक एक आदमी जो है 500 फॉर्म भर रहा है, एक आदमी 500 फॉर्म भर रहा है डिलीट कराने का, इससे बड़ा, और इसका पेपर ट्रेल है, ये कहीं भाग नहीं सकते। अगर इसको ठीक से लोग पकड़ के लटक जाए कि आपने कहां कहां किया, तो द कोर्ट एंड द चुनाव आयोग, ये सबके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनेगी। जिस काम को जो अब लोगों को सीरियसली करना चाहिए, तो 2 फायदे हुए। अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा मिलेगा
क्योंकि अभी वो लिस्ट पूरी तैयार हुई नहीं, और उसने उजागर कर दिया तो जो प्री पोल रिगिंग होती थी वो उसके केस में, उसके इलेक्शन में नहीं होगी। यही काम हरियाणा में होने के बाद अगर कांग्रेस ने हरियाणा के लिए किया होता और ठीक से किया होता तो ये महाराष्ट्र में ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती। और ये प्री पोल रिगिंग एकदम टारगेटेड विथ मनी, वहां भी बूथ ऑफिसर को भी पैसा दिया जा रहा है। तो ये जो उजागर हुआ है इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, और इन लोगों को भी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। स्टेट अवे खुद एफआईआर करिए कि इतने लोगों ने ये, और उसको जो है आगे बात। जी जी मीनू जी, ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया, ये कांग्रेस ने नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने नहीं किया, और उसका नतीजा वो भुगत रहे। लेकिन पोस्टपोल भी ये काम किया जा सकता था। अगर अभी भी वो ये प्रक्रिया शुरू कर दें कि किस कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट बदले गए हैं, खारिज किए गए हैं, ये सारे डाटा अगर लेकर वो खड़े हो जाएं और उन लोगों को जिस तरह से केजरीवाल ने खड़ा कर दिया वो खड़ा कर दें, तो अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर किंतु परंतु अभी भी लगा हुआ है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अगेन इसमें सबसे पहली बात वही आती है कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, और उस कमजोरी की वजह से जो लेथार्जी पसरी हुई है आप हरियाणा की हार के बाद और महाराष्ट्र के बाद, तो वो एक चौंकाने वाली चीज है। और जो ये आपने दिखाया है अरविंद केजरीवाल का ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिटेल्स खुलासा उन्होंने किया है, वो एक बहुत इंटेंसिव प्रोसेस उन्होंने फॉलो की है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ना तो इतनी इच्छा शक्ति बची है और ना इतनी जिजीविषा है कि हमें किसी भी कीमत पे इस भंडाफोड़ करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज जो अभी आशुतोष जी ने कहा कि एक साइंस सी डेवलप कर ली है, उसी में अरुण अग्रवाल जी ने बताया कि भाई वास्तव में साइंस ही है कि प्री पोल भी है, ड्यूरिंग पोल भी है, पोस्ट पोल भी है। उनके पास इतना सारा, उनको इतना समय मिल गया है 10 साल के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह उसके ऊपर जकड़ के बैठ गए हैं वो। तो अब इसके लिए मुझे तो ये लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया है ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, और सभी जो एमवीए के जितने भी घटक दल हैं वो मिलके एक सेल बनाए ऐसा जिसमें कि एक्सपर्ट्स हों, जो रिसर्च एंड एनालिसिस करने वाले लोग हों, और थोड़ा फर्टाइल भी हो दिमाग उनका। खाली ये नहीं कि खाली रिसर्च एनालिसिस पे ही फोकस करे रखें, अपना भी दिमाग लगाएं कि और क्या क्या कौन कौन से निकल के आई हैं। तो ये चीज देखिए, और जो ये नई जो ये बात आई है डिलीशन वाली नामों की, ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है। हम बॉम्बे से यहाँ आए देहरादून, और हम सबसे पहला यही था कि हमें अपना नाम ऐड कराना है। उसमें हमें इतने चक्कर बीएलओ के लगाने पड़े, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये लाओ। हमारे पास तो टाइम भी था और पैसा भी था, तो हमने सब कुछ किया। उसके बावजूद भी हमने जब लास्ट में कंफर्मेशन करने के लिए गए तो हमें 2 दिन 2 बार जाना पड़ा वहां पे, और बीएलओ को ये लग रहा था कि ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग, कि कुछ मिले इसके बदले में। मतलब उसको ये नहीं था कि ये मेरी ड्यूटी है ऐड करना, और ये इतना रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं तो डरना चाहिए मुझे। वो डर नहीं रहा था। तो आप ये देखिए कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग और साधन भी हैं हमारे पास, तो हमें इतना टीडियस लगा वो काम, कंबरसम लगा। तो जो लेबर क्लास है जिनको रोजी रोटी कमाने में ही अपना पूरा दिन गुजर जाता है, तो वो कहाँ बीएलओ के चक्कर काटेंगे बार बार। तो ये एक तो प्रोसेस मेरे हिसाब से, ये जो या नाम ऐड कराना या आपको कंफर्म करना है मेरा नाम है या नहीं है वोटर लिस्ट में, ये प्रोसेस भी थोड़ा इजी होना चाहिए। और या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने के तौर पे फॉलो किया। मैं कहती हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ये कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए कि चुनाव से पहले घर घर जाके वो उसी तरीके से उसका फॉलो अप करें कि चाहे आपके वोटर हैं या नहीं है, लेकिन उसका ये करें, कंफर्मेशन करें कि ये लिस्ट जो बन के आई है ये सही है भी या नहीं है, या कितने काटे गए। और अब इसमें जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें वो बता रहे हैं, बीजेपी ने जो उनको काउंटर किया है, उन्होंने कहा है भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम कटे। अब इससे पता चल जाता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पे कौन से वोटर्स, कौन सी कम्युनिटी के वोटर्स के नाम कटे हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है
डेफिनेटली ऐसा मैं भी जानती हूँ, ऐसे कई इसी समुदाय विशेष के वोटर्स को कि जिनको नाम ही नहीं होता, जा ही नहीं पाते वो। अभी आशुतोष जी ने कहा कि भाई उन्होंने कितना वहां पे प्रोटेस्ट किया और उनको नाक में दम कर दिया, लेकिन आम आदमी को तो वो डांट के भगा देते हैं। जब आपको रिवॉल्वर पुलिस ऑफिसर दिखा रहा है कि चले जाओ वापस, तो वहां कहाँ डालने की वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है आम आदमी? इट्स नॉट पॉसिबल जी। लेकिन मेरा जो प्रश्न था उसका भी जवाब मैं चाहता हूं कि जो गलती कर चुके हैं उसको अभी सुधारा भी जा सकता था। सुधारा मतलब इस सेंस में जा सकता था कि एक्सपोज कर सकते थे कि ये इलेक्शन इस तरह से रिग किया गया। वोटर लिस्ट जो 10,000 की बता रहे हैं पर कंस्टिट्यूंसी में बदलाव किया गया, उन 10,000 नामों की लिस्ट लेके निकल सकते हैं ये तीनों पार्टी के नेता महाराष्ट्र में या हरियाणा में कांग्रेस, और ये साबित कर सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से नाम काटे गए। अभी भी वो नहीं करने को तैयार है। मतलब ठीक है, सफल साहब ने मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए और सोशल मीडिया पर शेयर भी किए, लेकिन बाकी कांग्रेस कहाँ है? जी वही मेरा कहना है कि एक सेल बनाया जाए, चाहे एमवीए का ना बनाया जाए, इंडिपेंडेंटली अलग अलग पार्टीज अपना एक डेडिकेटेड सेल हो जो इस बारे में काम करे। और अब करने की तो मुझे ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि जो आपने कहा कि डिलीशन के लिए जो अप्लाई किया जाता है, तो वो मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने वो रिकॉर्ड रखा भी होगा, वो डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या इलेक्टोरल रोल्स निकाल कर देखा जा सकता है। वो तो अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने अपने कंस्टिट्यूशन में उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जी उसका जी पेपर ट्रेल है। लेकिन जो एप्लीकेशन गई है वो अभी उन्होंने रिकॉर्ड में रखी है या नहीं रखी है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट से जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको ही वो ये कह रहे हैं कि हम ये डिलीट कर देंगे और मॉक पोल करके आप वेरीफाई कर लीजिए। तो नहीं, वो तो खैर दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। लेकिन अरुण जी कुछ कह रहे थे कि पेपर ट्रेल उसका वो मौजूद है, उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। मैं ये कह रहा था कि कुछ चीज के पेपर ट्रेल होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने पुरानी लिस्ट है, पुरानी लिस्ट से अभी की लिस्ट है, तो क्या तो चुनाव आयोग ने खुद डिलीट किया या फॉर्म 7 से किया। तो फॉर्म 7 का रिकॉर्ड अगर उन्होंने मान ले फॉर्म 7 फाड़ दिया, तो इसका मतलब आपने किया। तो आपने कितने पैसे लेके किए और क्यों किए, आप इसका जवाब दीजिए। तो यू हैव दी पुराना लिस्ट है, नया लिस्ट है, इतने वोटर इसमें कम हुए, इतने वोटर जुड़े। तो जो वोटर जो कम हुए वो वहीं पर रह रहे थे, वो मरे नहीं, वो सिटीजन है, उनके नाम काटे। किसने काटा? चुनाव आयोग के कोई अफसर ने काटा। कितने पैसे के लिए काटा वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। दूसरा कि नहीं हमने नहीं काटा। देखिए इसमें अंतर क्या है, क्यों ये सब हो रहा है कि जो आशुतोष जी ने कहा, शायद बात सही कही, कि हर पार्टी ये कर रही थी। आप नेट पर चले जाइए तो वाईएसआर और ये चंद्रबाबू रेड्डी दोनों की पार्टी कर रही थी, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे। और जब सत्ता बदल गई तो एक पार्टी ने 70 बूथ ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया। और उसमें आप हिंदू का वो देखेंगे कि एक एक आदमी 200-300 वोट डिलीट करने के लिए अर्जी दे रहा है, और ये बात काफी पुरानी है। तो ये जो खेल हो रहा है कि वो किया, तो अब इन्होंने देखा कि अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी का एप्लीकेशन है, ये जो है डिलीट कराना है, तो इसका एप्लीकेशन है तो ये कर दो। इसका ये थोक एप्लीकेशन है, 200 रुपये पर वोट लेके कर दो। अब आपका क्यों 500 रुपये और 1000 रुपये में वोट खरीदेंगे, जबकि 200 रुपये में आपने डिलीट करा दिया। तो ये आप ये नहीं कह सकते, ये पूरा आप कागज, ये ईवीएम का मामला नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक चला गया, आपका वोट उड़ गया। ये आपके पास कागज का एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से आप प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप ये दिखा सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट नंबर को जानबूझ के डिलीट किया गया, तो दो सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग ने आधार के बाद ये क्यों एक थर्ड पार्टी को राइट दिया कि वो दूसरे का वोट डिलीट करा पाए। और जो इन्होंने जो कहा, ये बात सही कही, मुझको 5 साल लग गया अपना वोट फॉर्म 6 से ऐड कराने में, अगर जब हम ट्रांसफर हुए, तो उसको तो वो सहज कर नहीं रहे हैं, डिलीट करने को सहज कर रहे हैं। तो अगर 5% वोट से अगर पूरा चुनाव बदल गया, तो एक तो आपके पास प्रूफ है
और उसको आप ये करिए, जाइए चुनाव। आप एक बात और देखिए कि चुनाव आयोग एकदम चुप है, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। जी, अब वो ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या बहाना दें। इस पर आता हूं मैं, अरुण जी, इस पे आते हैं हम लोग। लेकिन आशुतोष जी, ये जो वोट हटाने का इलेक्टोरल रोल से है, वो तो एक मामला है। एक दूसरी शिकायत ये भी आई कि फर्जी मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। जो वोट बढ़े हैं महाराष्ट्र में, वो फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए, और फिर जब क्लोज हो गई पोलिंग, उसके बाद या उसके दौरान वो फर्जी वोट डाले गए। ये दो तरह से खेल खेला गया, तो उसको रोकने की भी जरूरत है। जी देखिए, ये पूरा का पूरा खेल बिना चुनाव आयोग की मिली भगत या उनके अफसरों की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं, संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव सी बात है। मैंने आपको कहा ना कि मैंने जब बीएलओ को हड़काया जम के, जब मैंने कहा कि मैं इस पर कंप्लेन करूंगा, मैं हंगामा करूंगा, तो विद इन सेकंड नाम आ गया, विद इन सेकंड। मतलब मैं भी हतप्रभ था, ये क्या हो गया, मुझे तो लगा कब तो कल शायद मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। तो जो कंप्लेन अभी कांग्रेस पार्टी ने जाके भारत चुनाव आयोग के सामने की, उसमें दो कंप्लेन की, एक कि हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और दूसरा कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं। और वो उनके हिसाब से 47 लाख नए वोटर के नाम जुड़े हैं पिछले 5 महीने के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है कि तकरीबन 25 से 26 लाख नए वोटर के नाम जुड़े हैं। उसमें उन्होंने जो बात अभी अरुण जी ने कही, वो भी उन्होंने कंप्लेन में कहा है कि भाई चलिए ठीक है, जो किसी एक आदमी ने 10 नाम डिलीट करने के लिए कहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने 250 नाम डिलीट करने की है, उसकी लिस्ट आप हमको प्रोवाइड करिए। अब ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है कि क्या वो नाम प्रोवाइड करती है कि नहीं प्रोवाइड करती है। क्योंकि जैसे ही वो ये नाम प्रोवाइड करेगी, तो कोई एक आदमी है जो 250 लोगों के नाम कह रहा है कि वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दीजिए, तो उसका इसके पीछे का मोटिव क्या है? पहला प्रश्न तो ये खड़ा हो जाएगा, आपका क्या मोटिव भाई कि आप मेरे पड़ोसी का नंबर वोट देने जाए ना देने जाए, इससे आपको क्या लेना देना? अगर कोई आदमी 250 लोगों के नाम डिलीट करा रहा है, 500 लोगों के नाम डिलीट करा रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा, और जब उससे पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि दरअसल वो किसके बिहाफ ये काम कर रहा था। तो और उसके साथ साथ जो बिल्कुल नई चीज स्पष्ट हुई है, जो मशीन एज में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कि जो वोट पोल्ड एंड वोट काउंटेड, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा है। जो लगातार लोकसभा चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा था कि 543 में तकरीबन 450 के आसपास है जहां पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। तो ये कैसे संभव है? 538 कंस्टिट्यूंसी में, 538 कंस्टिट्यूंसी में, जी 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके अलावा जो पहले फेज और सेकंड फेज के 10 दिन के बाद आप अपडेट कर रहे हैं, और वो 4% 6% का गैप आ रहा है, जबकि मशीन के युग में तो जैसे ही पोलिंग खत्म हुई उसी समय आपने रजिस्टर कर लिया, एक बटन दबाते सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो अपडेट क्यों हो रहा? मैं ये मानता हूं कि जब पोलिंग बैलेट पेपर से होता था तो कम से कम अगले दिन तक, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, इससे मुझे मालूम है कि शाम को 5:30-6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां पे वो सारी डिटेल देते थे, और उसके बाद कहते थे देखिए अभी हमारे पास कुछ और डिटेल आनी बाकी है, वो हम देर रात तक कल सुबह तक अपडेट कर देंगे, और अगले सुबह तक अपडेट हो जाती, जिसमें 1-1.5% का फर्क पड़ता था। अब अगले दिन अपडेट नहीं हो रही है, वो अपडेट हो रही काफी दिनों के बाद। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने यह मामला गया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम अभी डेट नहीं, हमको जून में हम आपको अपडेट करके बताएंगे। जब इलेक्शन कमीशन ने डांट लगाई तो विद इन डेज उन्होंने अपडेट कर दी थी अपनी लिस्ट। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी मिली भगत से ही संभव है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है या इलेक्शन कमीशन कुछ अधिकारी इन्वॉल्व है या बीएलओ इन्वॉल्व है, कौन है, जब तक इसकी सिस्टमेटिक तरीके से जांच नहीं हो पाएगी तब तक ये बात सामने नहीं आएगी। और ये इलेक्शन कमीशन का नैतिक दायित्व है कि वो इसकी जांच करा के ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ लोगों को बताए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सी पार्टियां जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत का इलेक्टोरल प्रोसेस, अगर उसमें संदेह पैदा होगा, अगर उसमें लोगों को मन हो जाएगा कि यहाँ मैनिपुलेशन करके या रिगिंग करके चुनाव जीता जा रहा है, तो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और फिर लोगों का मन चुनावी जो लोकतंत्र में है वो हटेगा। इसलिए ये बहुत गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई कार्रवाई हो। हालांकि मैं आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि चूंकि अब जिस तरीके का प्रेशर बन रहा है, उससे लगता है कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अभी मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था तो महाराष्ट्र के अंदर जो अघाड़ी के एमएलएज हैं, उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी का बायकॉट किया है, और ये भी खबर आ रही है कि कुछ एमएलएज जो है वो बाकायदा इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इस तरीके से हम नहीं हिस्सा लेने वाले, जो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जिसमें संदेह खड़ा हो रहा। बिल्कुल।
तो अरुण जी, ये न केवल नैतिक बल्कि संवैधानिक दायित्व है। पहली बात तो अव्वल तो संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का कि ये चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको दिखानी पड़ेगी। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से दबाव बन रहा है, जिस तरह से एक्सपोजेस हो रहे हैं, बार बार आंकड़े सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन बच नहीं सकता है, टाल सकता है, बच नहीं सकता है। नहीं, ये बात से मैं अग्री करता हूं कि बच नहीं सकता, लेकिन एक बात देखिए, फॉर्म 7 की क्या जरूरत है? उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता है कि बूथ लेवल ऑफिसर के यहाँ जो गड़बड़ी हो रही है उसके लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूं। जब इलेक्शन संपन्न हो गया, अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, तो वो जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो तो आपके बिहाफ पर मुझे लगता है अरुण जी का नेटवर्क चला गया है। मीनू जी, यही सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अब माहौल बन रहा है, और अगर विपक्ष अपना प्रेशर बनाए रखे, उसको बढ़ाए, अब जमीन पर कुछ और काम करे, तो बच नहीं सकता चुनाव आयोग, भले ही वो कितना ही वफादार हो अपने मालिक का। जनता मालिक है वैसे तो, लेकिन मैं दूसरे मालिकों की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में जो मोमेंटम बन रहा है आपने इसका वीवीपैट की गिनती कराने का, तो नई खबर ये है कि रालेगांव विधानसभा में भी जो उम्मीदवार है विकास आघाड़ी का, उसने अप्लाई कर दिया है वीवीपैट के लिए। और यवतमाल जिला में जो हारे हुए 5 उम्मीदवार हैं महाविकास आघाड़ी के, उनमें से 4 ने अप्लाई कर दिया है वीवीपैट के लिए। और उससे पहले आपको मालूम ही है युगेंद्र पवार ने किया है, और सोलापुर का जो मॉक पोल का भी है। अब हरियाणा में भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है अभी दैट आई डोंट नो, लेकिन अवेयरनेस आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज अभी भी समझने की बात है कि जैसे यूट्यूब चैनल्स है जो, उनके ऊपर तो इसका डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पब्लिक कहाँ सोई हुई है? आप साउथ कोरिया की पब्लिक को देखिए, कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने डेमोक्रेसी रेस्टोर करा ली अपने देश की। तो हम कहाँ, जो कहते हैं ना, वो साधो ये मुर्दों का देश हो गया है क्या? कि कहाँ है पब्लिक? मतलब उनको कुछ नहीं पता चल रहा है कि हमारा राइट छीना जा रहा है, या हमसे राइट जो हमने वोट डाला है वो उसको नहीं गया है, कहीं और चला गया है। तो इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी परिश्रम करें, लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली तो वोटर को जागरूक होना पड़ेगा अपनी इस बात के लिए कि यस, मुझे वोट देने का अधिकार है इस डेमोक्रेसी में, और इसके साथ छेड़छाड़ की गई, चाहे वो ईवीएम के जरिए की जाए या ये वोट नाम काटने के जरिए की जाए, हम इसको नहीं होने देंगे। तो अगर मतदाता को ये जिम्मेदारी नहीं है और सारी जिम्मेदारी हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डाल दें, तो वो भी थोड़ा जाती होगी कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो सारा हमें तैयार करके दें तो हम वोट डालने जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि साउथ कोरिया का अभी लेटेस्ट उदाहरण है, कल परसों का ही उदाहरण है। साउथ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है मीनू जी, उसकी तुलना हम भारत जैसे विशाल देश से नहीं कर सकते हैं। इतनी विविधताएं हैं छोटे देश में, इस तरह के माहौल। जी, इतने बड़े देश में तो और ज्यादा होना चाहिए। मतलब 1,000 लोग भी एक गांव कस्बे में निकले तो लाखों की संख्या हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो कई साउथ कोरिया है, तो हम तो और ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। केवल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चर्चा है इस बात की, बाकी का कहीं चर्चा नहीं है। अभी तो पब्लिक क्या है, कुछ ज्यादा ही अफीम खाए बैठी है, तो उसका इलाज तो अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि धर्म की जकड़न काफी ग्रिप में है इस वक्त, देश धार्मिक हो गया है बहुत ज्यादा। जी जी अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे और कनेक्शन। मैं ये कह रहा था कि एक तो है कि अगर बूथ लेवल ऑफिसर ने ही गड़बड़ी करी या पैसा लिया तो उसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। दूसरी बात, मैं बहुत खुश हूं इस बात का, क्योंकि हमने बहुत पहले सजेस्ट किया था कि महाराष्ट्र के जो एमएलए हैं वो इस्तीफा ना दें और ओथ ना लें, तो उससे ये दबाव पूरे सरकार पर और जुडिशरी के ऊपर पड़ेगा कि इलेक्शन जो है ये चुराया गया। और जब ये बातें अगर उनको भी समझ में आ जाएंगी कि इस पर्टिकुलर मामले में जिस तरह से वोट को डिलीट कराया गया, और जो आपने एडिशन की बात करी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो सब जनरली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिटिशियन के वो होते हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते हैं जाओ तुम वहां पे रजिस्टर हो जाओ और मेरे लिए वोट कर देना।
तो जिन लोगों ने फर्जी एड्रेस दे के जो दूसरे जगह पर रजिस्टर करके वोट कराया, तो खाली इसी पर एक्सरसाइज करें और ये कांग्रेस वाले छोड़ दें। देखिए, मेरे से 2-3 काउंटिंग एजेंट वाले बात करने को तैयार थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए क्योंकि उन पर ये लगा कि कहीं एक्शन ना हो जाए कि डिसिप्लिन पार्टी है, आई एम गोइंग अगेंस्ट दैट। तो अगर ये करें तो ये लोग सक्षम हैं लोअर लेवल में सारे को ये करके एक्सपोज करने के। मैं ही सोच रहा हूं कि आरटीआई में डाल दूं कि हमें आप पूरे जो है फॉर्म 7 दीजिए, भले उसमें लाखों रुपए लगे, तो देखा जाएगा, विल पास दी हैट एंड विल गेट द नेम। और ये जो पनिशमेंट है कि आपको फाइन देके छोड़ देंगे, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर। अगर हम किसी का वोट 250 वोटरों का वोट अगर हम कटवा रहे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप अमेरिका में ये काम किए होते तो 250 साल की जेल हो जाती। तो इसको भी जो है देखना पड़ेगा। तो ये अभी जो है इलेक्शन कमीशन और भाजपा की जिम्मेदारी है कि ये जो फॉर्म 7 की जो कंट्रोवर्सी उठी है हरियाणा इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन का, वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे। और नहीं अगर देते हैं तो लोग यही मानेंगे कि न केवल ईवीएम से इन्होंने इलेक्शन चोरी की, प्री ईवीएम से भी चोरी करी। जी अरुण जी, अंत में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लिए नुस्खा क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कहां से वो शुरू करना चाहिए? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अब जैसे सिंघवी साहब ने क्यों कहा कि 200 से ज्यादा, इसका कहीं लोग यही सोचेंगे ना कि आप भी जो है 50-100 की अर्जी डालते थे। आपको कहना चाहिए था हमें हर एक फॉर्म 7 चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब एक बार रिप्रेजेंटेशन कर दिए, अब इलेक्शन कमीशन अगर नहीं जवाब देता है और इसी तरह के प्रमाण इनको जो आते हैं, आरटीआई अगर मैं रहता तो मैं करूंगा। वैसे आरटीआई में हर एक एमपी हर एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का फॉर्म 7 मांग ले कि आप हमें दीजिए कितने फॉर्म 7 है। फिर अगर वो देखता है कि उसके अलावा भी वोट पिछले लिस्ट से इस लिस्ट में मिटाए गए हैं तो ये पूछे कि उसका कौन जिम्मेदार है। अब आशुतोष एक नामी नाम थे तो वो तो फोन पर हड़का के अपना इंक्लूड कर लिए, बाकी तो कोई भी आदमी को ना वो सुनता ना वो डरता। वहां तो है कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और ऊपर से इनको पैसा मिल रहा है डिलीट करने का। अरे जो आंगनवाड़ी वाला जो बेचारा 20,000 रुपए कमाता है उसको आप एक बैग जो है 3 लाख रुपया दे रहे हैं, जो बूथ ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, तो वो आपका काम करेगा कि उसका काम करेगा? तो ये सारी चीजें एकदम अगर वो क्लीन नहीं आते हैं तो पार्टी शुड गो टू द कोर्ट, और बहुत हद तक वोटर को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला पार्टी का नहीं है, ये वोटरों का मामला है। वोटरों को भी चुनाव को चैलेंज करने का राइट है। तो जो आप वी द पीपल कह रहे हैं, ये वी द पार्टी नहीं है, ये वी द पीपल है। तो हमारा तो यही सुझाव है कि आप हर तरह का वो प्रयोग करिए, आरटीआई में मानिए या उस तरह से लीजिए और लिस्ट बनाइए, एक पक्का केस बनाइए बेस्ड ऑन डेटा। और उसके बाद हरियाणा के मामले में भी किया जाए, महाराष्ट्र के मामले में भी। हरियाणा में उन्होंने कहा 10 नहीं 15,000 डिलीट हुए हैं, आप बोलिए तो मैं नाम बता दूं। और वहां पर वो लोग एकदम तैयार हैं, थोड़ा सा इशारा मिले ऊपर से पार्टी में तो वो सारा नाम निकाल के आपको बता देंगे, पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट की। और सबसे बड़ी बात है कि जो लिस्ट पूरी तैयार होती है वो नॉमिनेशन के 2 दिन पहले होती है। कितने लोग अपना नाम चेक करते हैं कि मेरा नाम डिलीट हुआ कि नहीं, उस समय चेक करेंगे, उसके बाद तो समय निकल गया क्योंकि वोटर लिस्ट बन गई। तो ये फॉर्म 7 क्यों बरकरार रखा आधार के बाद, और इसका जो मिसयूज हो रहा है, आपको मैं सही कह रहा हूं मुकेश जी, आप नेट पर जाइए, हिंदू जैसे पेपर की आंध्र प्रदेश की आप रिपोर्टिंग देखिए कि ये कैसे मिसयूज हो रहा है, कैसे बूथ लेवल ऑफिसर 70 को उन्होंने पकड़ा घपला करते हुए, उसके बाद भी आप घपला होने दे रहे हैं। तो नेचुरली जो आशुतोष जी ने कहा उसको इन्होंने साइंटिफिक वे में वेपनाइज किया टू स्टील आवर डेमोक्रेसी। जी जी, तो फिर तो ये हम मान के चलें कि अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो दरअसल इस धांधली से प्रभावित रिजल्ट आ रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम थे तो शायद वो कुछ और परिणाम होते, हरियाणा में कोई किसी और की सरकार बन रही होती, महाराष्ट्र में किसी और की सरकार बन रही होती, अरविंद केजरीवाल ने सावधानी बरती तो शायद
वो अपनी सरकार बचा ले जाए। नहीं, वो तो आप लोगों ने आप देखिएगा 5 दिन पुरानी है और उसको उन्होंने जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कि लेटर हेड पे इतना बेवकूफ है बीजेपी, या हो सकता है वो सिग्नल हो, जैसे होता है ना कि वो एक सिग्नल है कि भाई उसके पैड का है तो डिलीट कर देना, कांग्रेस के पैड का है और आपका पैड का है तो मत डिलीट करना, या तो कुछ होगा उसमें। लेकिन इतनी बेवकूफ है बीजेपी, ये थोड़ा हमें वो लग रहा है कि अपने पैड पर ही लिख के दे रहे हैं, या हो सकता है चुनाव आयोग के वो उसने कहा हो कि नहीं अपने पैड पर लिख के दीजिए, तो ये भी हो सकता है। इस पर भी ये भी यकीन हो सकता है कि ये तो चुनाव आयोग के पास जा रहा है, अपना चुनाव आयोग है, यहाँ क्या बिगड़ना है, ये भरोसा भी होता है चुनाव आयोग पर, इसलिए भी कर रहे हैं। पकड़ी जाएगी इसका उसका डर ही नहीं, उसका डर ही नहीं जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई आप लोगों के साथ। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया एक तरह से खुलकर अब हमारे सामने आ रही। चुनाव में किस किस तरह से किस किस स्तर पर कैसे धांधलियां हो रही, कैसे नतीजे जो आप हम समझ रहे हैं कि ये जनादेश आया है, ये जनता की का मत है, वो दरअसल है नहीं, वो मनगढ़ंत है, वो कायदे से इसको चैनलाइज करके अपने हिसाब से नतीजे निकलवाए गए। तो ये लोकतंत्र एक फार्स हो जाता है, एक धोखा हो जाता है। ये इस धोखेधड़ी से लोकतंत्र को बचाना होगा, नहीं तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में। इस प्रोग्राम को करने का फॉर्म 7 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।